मौत। ये वो शब्द है जो सुनते ही रूह कांप जाती है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो इंसानों को डराता भी है और सोचने पर मजबूर भी करता है, तब से जब से दुनिया शुरू हुई है। ये सबसे बड़ा रहस्य है, हमारी एग्जिस्टेंस का आखिरी पर्दा, या फिर कुछ और। क्या हो अगर मौत अंत नहीं है, बल्कि बस एक ट्रांजिशन है, एक नई शुरुआत से पहले का एक पॉज। क्या साइंस अपनी बढ़ती हुई सीमाओं के साथ एक दिन मौत के बाद जिंदा करने के सीक्रेट्स को अनलॉक कर पाएगा? सदियों से मौत को मात देने का विचार मिथोलॉजी और रिलीजन तक ही सीमित रहा है। हमारे पास फीनिक्स के राख से उठने और लाजरस के दोबारा जिंदा होने की कहानियां हैं। फिर भी वैज्ञानिक चमत्कारों के इस युग में क्या हम कल्पना को हकीकत में बदलने की कगार पर हैं? जैसे जैसे हम मानव शरीर की इंट्रिकेट वर्किंग्स में गहराई से उतरते हैं और कॉन्शियसनेस के मिस्ट्रीज को अनलॉक करते हैं, मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की संभावना अब केवल एक कल्पना नहीं रही, बल्कि एक टेंटलाइजिंग क्वेश्चन है जिससे विज्ञान जूझना शुरू कर रहा है। यह ऐसे मृत्यु के बाद पुनर्जीवन पर वैज्ञानिक दृष्टिकोणों का पता लगाएगा, जीवन और मृत्यु के बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल आधारों की जांच करेगा। हम रेससिटेशन साइंस की फ्रंटियर्स के माध्यम से यात्रा करेंगे, कटिंग एज टेक्नोलॉजीज की खोज करेंगे जो संभव की सीमाओं को आगे बढ़ा रही हैं। मेरे साथ इस मनोरम एक्सप्लोरेशन में शामिल हों जीवन, मृत्यु और उसके आगे क्या है, इसकी संभावना की। मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की संभावना को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मृत्यु क्या है। मृत्यु का अर्थ केवल जीवन के अंत से नहीं है, बल्कि यह एक जटिल प्रक्रिया है जो शरीर की इंट्रिकेट मशीनरी के धीरे धीरे बंद होने से जुड़ी है। मृत्यु कोई एक घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है, शरीर की इंट्रिकेट मशीनरी का धीरे धीरे बंद होना। यह प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जिसमें विभिन्न अंग और प्रणालियां एक एक करके काम करना बंद कर देती हैं। परंपरागत रूप से मृत्यु की घोषणा तब की जाती थी जब दिल की धड़कन बंद हो जाती थी और सांस लेना बंद हो जाता था। यह एक सरल और प्रत्यक्ष तरीका था, लेकिन यह हमेशा सटीक नहीं होता था। हालांकि चिकित्सा में प्रगति ने एक अधिक सूक्ष्म समझ का खुलासा किया है, जिससे क्लिनिकल डेथ और बायोलॉजिकल डेथ के बीच अंतर हुआ है। यह अंतर हमें यह समझने में मदद करता है कि कब और कैसे जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है। क्लिनिकल डेथ दिल की धड़कन और सांस लेने के बंद होने की विशेषता है। यह एक ऐसी स्थिति है जहां शरीर के महत्वपूर्ण कार्य अस्थायी रूप से रुक जाते हैं, लेकिन कोशिकाएं अभी भी जीवित रहती हैं। यह सस्पेंडेड एनिमेशन की स्थिति है, जहां महत्वपूर्ण कार्य अस्थायी रूप से रुक गए हैं, लेकिन शरीर के अंदर की कोशिकाएं जीवित रहती हैं। इस स्थिति में कोशिकाएं अभी भी ऊर्जा का उत्पादन कर रही होती हैं और न्यूनतम स्तर पर कार्य कर रही होती हैं। यह स्थिति अक्सर त्वरित चिकित्सा हस्तक्षेप जैसे सीपीआर या डिफिब्रिलेशन से रिवर्सिबल होती है। इन प्रक्रियाओं का उद्देश्य दिल की धड़कन और सांस को पुनः शुरू करना है, जिससे शरीर के महत्वपूर्ण कार्य फिर से शुरू हो सकें। दूसरी ओर बायोलॉजिकल डेथ वापसी न होने की स्थिति को चिह्नित करती है। यह वह स्थिति है जहां कोशिकाएं और ऊतक इरिवर्सिबली क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और अंग काम करना बंद कर देते हैं। यह इरिवर्सिबल सेल्यूलर डैमेज की विशेषता है, जहां ऊतक और अंग टूटने लगते हैं, जिससे जीवन के कार्यों की पूर्ण और स्थायी रूप से समाप्ति हो जाती है। इस स्थिति में कोशिकाएं मर जाती हैं और शरीर के अंग विफल हो जाते हैं। क्लिनिकल और बायोलॉजिकल डेथ के बीच की रेखा धुंधली हो सकती है, खासकर सडन कार्डियक अरेस्ट के मामलों में। ऐसे मामलों में यह निर्धारित करना मुश्किल हो सकता है कि कब क्लिनिकल डेथ बायोलॉजिकल डेथ में परिवर्तित हो गई है। क्लिनिकल डेथ में सफल रेससिटेशन के लिए समय कम होता है, और शरीर जितनी देर इस स्थिति में रहता है, इरिवर्सिबल डैमेज की संभावना उतनी ही अधिक होती है। अंततः बायोलॉजिकल डेथ हो जाती है। इसलिए त्वरित और प्रभावी चिकित्सा हस्तक्षेप आवश्यक है। इसलिए मृत्यु के बाद पुनर्जीवन की हमारी खोज में इस महत्वपूर्ण अंतर को समझना सर्वोपरि है। यह समझ हमें यह जानने में मदद करती है कि कब और कैसे जीवन को पुनर्जीवित किया जा सकता है और कब यह संभव नहीं है। यह ज्ञान चिकित्सा विज्ञान में महत्वपूर्ण प्रगति का आधार है और हमें जीवन और मृत्यु के बीच की जटिलताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। हृदय एक अथक पंप जीवन के इंजन के रूप में कार्य करता है। यह हमारे अस्तित्व का केंद्र है, जो हर पल हमारे शरीर को जीवनदायिनी ऊर्जा प्रदान करता है। हमारे पूरे शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त पहुंचाता है। यह रक्त, जो जीवन का वाहक है, हर अंग, हर ऊतक
और हर कोशिका तक पहुंचता है, उन्हें पोषण और ऊर्जा प्रदान करता है। इसकी लयबद्ध धड़कन हमारी मृत्यु की निरंतर याद दिलाती है। यह हमें यह भी याद दिलाती है कि जीवन कितना नाजुक और कीमती है। अपशिष्ट उत्पादों को हटाते हुए कोशिकाओं तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचाने के लिए आवश्यक है। यह प्रक्रिया हमारे शरीर के हर हिस्से को स्वस्थ और कार्यशील बनाए रखती है। जब दिल धड़कना बंद कर देता है तो यह महत्वपूर्ण प्रवाह बाधित हो जाता है, जिससे जीवन की धारा रुक जाती है और शरीर के अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं, जिससे कोशिकाओं को वह ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है। यह ऑक्सीजन की कमी कोशिकाओं के लिए घातक साबित हो सकती है। ऑक्सीजन की निरंतर आपूर्ति के बिना कोशिकाएं घुटन और मरना शुरू कर देती हैं। यह प्रक्रिया तेजी से होती है और इसके परिणाम स्वरूप अंग विफलता हो सकती है। मस्तिष्क सबसे अधिक ऑक्सीजन की मांग वाला अंग होने के कारण इस अभाव के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील है। मस्तिष्क की कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी को सहन नहीं कर पाती और जल्दी ही क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। कार्डियक अरेस्ट के कुछ ही मिनटों के भीतर मस्तिष्क की कोशिकाएं मरना शुरू कर देती हैं, जिससे मस्तिष्क को अपरिवर्तनीय क्षति होती है। यह क्षति जीवन भर के लिए विकलांगता या मृत्यु का कारण बन सकती है, जिससे मस्तिष्क को अपरिवर्तनीय क्षति होती है। यह क्षति न केवल व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करती है, बल्कि उनके परिवार और प्रियजनों के जीवन को भी बदल देती है। घटनाओं का यह क्रम जीवन को बनाए रखने में हृदय की महत्वपूर्ण भूमिका और इसकी लय बाधित होने पर होने वाले गंभीर परिणामों पर प्रकाश डालता है। यह हमें यह भी सिखाता है कि हमें अपने हृदय की देखभाल कितनी गंभीरता से करनी चाहिए। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि हृदय ही जीवन और मृत्यु का एकमात्र निर्णायक नहीं है। हमारे शरीर में कई अन्य प्रणालियां और अंग भी हैं जो जीवन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तकनीकी प्रगति अब हमें हार्ट लंग बाईपास मशीन और वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस जैसी मशीनों के माध्यम से कृत्रिम रूप से दिल की धड़कन बनाए रखने की अनुमति देती है। ये उपकरण जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। ये प्रौद्योगिकियां चिकित्सा आपात स्थितियों के दौरान अंतर को पाट सकती हैं और मरीजों को तब भी जीवित रख सकती हैं जब उनके दिल स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ हों। यह चिकित्सा विज्ञान की एक बड़ी उपलब्धि है। मरीजों को तब भी जीवित रख सकती है जब उनके दिल स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ हों। यह हमें यह भी दिखाता है कि मानवता ने कितनी प्रगति की है और हम जीवन को बचाने के लिए कितने साधन विकसित कर चुके हैं। यह इस महत्वपूर्ण तथ्य को रेखांकित करता है कि जहां हृदय जीवन के लिए आवश्यक है, वहीं यह जीवित रहने का निर्धारण करने वाला एकमात्र कारक नहीं है। जीवन को बनाए रखने के लिए हमें एक समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा, जिसमें सभी अंगों और प्रणालियों का संतुलन और देखभाल शामिल हो। जहां हृदय हमारे शरीर का जीवन रक्त पंप करता है, वहीं मस्तिष्क चेतना का स्थान है। हम कौन हैं, इसका सार। मस्तिष्क हमारे अस्तित्व का केंद्र, हमारे विचारों, भावनाओं और यादों का घर है। यह वह स्थान है जहां हमारी पहचान और व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यह कमांड सेंटर है जो सूचनाओं को संसाधित करने, गति को नियंत्रित करने, शारीरिक कार्यों को विनियमित करने और विचारों, भावनाओं और यादों को उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार है। मस्तिष्क की जटिलता और इसकी कार्यप्रणाली हमें यह समझने में मदद करती है कि हम कैसे सोचते हैं, महसूस करते हैं और कार्य करते हैं। अरबों न्यूरॉन्स का मस्तिष्क का जटिल नेटवर्क जो संगीत कार्यक्रम में फायरिंग करता है, हमारे सचेत अनुभव की दीवारों को जन्म देता है। यह नेटवर्क जो लगातार जानकारी का आदान प्रदान करता है, हमारे हर विचार और क्रिया के पीछे की शक्ति है। जब मस्तिष्क को ऑक्सीजन से वंचित किया जाता है, जैसा कि कार्डियक अरेस्ट के मामले में होता है, तो इसका नाजुक संतुलन बिगड़ जाता है। ऑक्सीजन की कमी से मस्तिष्क की कोशिकाओं को गंभीर नुकसान हो सकता है, जिससे उनकी कार्यक्षमता प्रभावित होती है। न्यूरॉन्स ऑक्सीजन और ग्लूकोज से वंचित कार्य करना बंद कर देते हैं और मरना शुरू कर देते हैं। यह प्रक्रिया मस्तिष्क के विभिन्न हिस्सों को प्रभावित करती है, जिससे संज्ञानात्मक और शारीरिक क्षमताओं में गिरावट आती है। इस न्यूरोनल डेथ से मस्तिष्क की कार्यप्रणाली का नुकसान होता है, जिसके परिणाम स्वरूप कोमा और अंततः मस्तिष्क मृत्यु हो जाती है। कोमा की स्थिति में व्यक्ति की चेतना पूरी तरह से खो जाती है और मस्तिष्क की गतिविधि न्यूनतम हो जाती है। मस्तिष्क की मृत्यु को अपरिवर्तनीय माना जाता है और व्यापक रूप से मृत्यु के निश्चित मार्कर के रूप में स्वीकार किया जाता है, भले ही अन्य शारीरिक कार्यों
जैसे कि दिल की धड़कन और श्वास को कृत्रिम रूप से बनाए रखा जा सके। यह स्थिति चिकित्सा और नैतिक दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। मस्तिष्क की गतिविधि की समाप्ति हमारे सचेत अस्तित्व की समाप्ति, हमारे विचारों, भावनाओं और यादों के शांत होने का प्रतीक है। यह वह क्षण है जब जीवन और मृत्यु के बीच की रेखा स्पष्ट हो जाती है। यह चेतना का यह गहरा नुकसान है, हमारे अस्तित्व का सार, जो मस्तिष्क की मृत्यु को इतनी मार्मिक और अपरिवर्तनीय घटना बनाता है। परिवार और प्रियजनों के लिए यह एक कठिन और भावनात्मक समय होता है, जब उन्हें अपने प्रियजन की मृत्यु को स्वीकार करना पड़ता है। मस्तिष्क की मृत्यु के बाद चेतना को बहाल करने की संभावना तीव्र वैज्ञानिक और नैतिक बहस का विषय बनी हुई है, जिसका कोई निश्चित उत्तर दृष्टि में नहीं है। वैज्ञानिक इस दिशा में निरंतर शोध कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं मिला है। यह बहस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि जीवन और मृत्यु की परिभाषा क्या है और हम इसे कैसे समझते हैं।